Yes, people, how are you all? I hope each one of you are doing really great in your life. दोस्तों, मैं ये अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आपने यूनिट 1 को पढ़ लिया है और आपने यूनिट 3 को भी पढ़ लिया है और साइमल्टेनियसली जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है उससे लेके वो सारे आप लोगों ने थोरोली कवर कर लिए। ये मैं आप सभी लोगों से आशा कर रहा हूँ। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों केस स्टडी बेस। ठीक है ना? सो अब इस चैप्टर को कैसे जाना है ध्यान देना। मैं आपको मतलब से फॉर एग्जांपल अभी पहले मैं आधा घंटा क्या करूंगा, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है? फिर उसके बाद में मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपने यहाँ पर रुकना है। तो जब मैं बोल रहा हूँ आपको आपने यहाँ पर रुकना है और मैं आपको बोलूंगा अब आप अपना अपना स्टडी मटेरियल उठा लो और एक बार उसको सिर्फ गो थ्रू करो, तो बच्चों आपने स्टडी मटेरियल उठाना है, उसको गो थ्रू करना है। मैं उसके बाद में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। राइट? अगर आप इतने जेन्युइन खुद के साथ में रहते हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों ने एक बार स्टडी मैट खोल के पढ़ लिया बच्चों, यकीन मानो आपका पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोरोली मतलब कंटेस्ट हो जाएगा। और मैं आपको लिंक करके बताऊंगा कैसे सेक्शन 12, कैसे सेक्शन 11 से लिंक है, कैसे सेक्शन 13, कैसे सेक्शन 17, सेक्शन 11 से लिंक है। ये किसके अंदर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हम लोग निकालेंगे, लेकिन जो भी मैं आपको करने को बोल रहा हूँ उतना आप लोगों ने करना है। यस, एकदम आराम से। तो शुरू करते हैं इस वाले सेक्शन को। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यूनिट 3 जो बात करता है रिलेशनशिप के बारे में। अगर मैं यूनिट 3 की बात करूँ ना, सो आई विल नॉट डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेक्शन। राइट? क्योंकि मैंने देखा है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 8-8 मार्क के। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले आधा घंटा मेरा पूरा फाउंडेशन मतलब बेस बनाने में चल जाएगा यूनिट 2 का, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या उनके राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या उनके मतलब वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। और उसके बाद में एक्चुअली हम लोग सेक्शन एनालिसिस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अभी तो यहाँ से आधा घंटा आपने आधा घंटा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठना है, कुछ ज्यादा आपने सोचना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट होल्ड ऑन ना। ओके, सो अब मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? श्री गणेश करते हैं यूनिट नंबर 2 का, जो बात करता है बच्चों किसके बाद में, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के रिलेशन से रिलेटेड बात करता है। अब सर रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या रिलेशन, बच्चों यहाँ पर हम लोग रिलेशन बात करेंगे कि पार्टनर्स के रिलेशन एक दूसरे के प्रति कैसे है। जैसे हमने पढ़ा ना म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होता है, उसी तरीके से क्या एक पार्टनर के रिलेशन थर्ड पार्टी के लिए कैसे रहेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सर पार्टनर्स के किस एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर बाइंड होता है, किस एक्ट के लिए बाइंड नहीं होगा, इन सारी चीज मतलब हम पूरे रिलेशन की बात करेंगे, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है? एकदम आराम से बोलो ये सुनो। अब बच्चों हम सबसे पहले शुरू करते हैं द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ दी पार्टनर। राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ दी पार्टनर से लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राइट्स मतलब क्या, कि भाई पार्टनरशिप के पास, पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक थोरोली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा देता हूँ, बराबर, जो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर, 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो पूरा पूरा फोकस करो। ये 12 के 12 पॉइंट अपने एग्जाम में लिखने होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बच्चों हर एक पार्टनर को ये अधिकार है, हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में कंट्रोल कर सके, मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस कर सके। लाइक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं देन या जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को देखते हैं। लेकिन इन पार्टनरशिप अगर 4 पार्टनर है, मानो ए, बी, सी और डी, बच्चों इनमें से सारे पार्टनर को अधिकार है कि वो डे टू डे अफेयर्स को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, क्या सर हम किसी पार्टनर के इस राइट को कर्टेल कर दे, अगर मानो ए, बी, सी और डी, बच्चों डी, बी और ए ने मिलके सी को पार्टनरशिप में मैनेजमेंट का अधिकार नहीं, मतलब वो करने ही नहीं दे रहे, उसका कोई सुनता ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे केस में सी सीधा कहाँ पे जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट से बच्चों एक इंजंक्शन ऑर्डर लाएगा, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, कि इनको रोको, ये जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, मुझे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, ऐसा अधिकार इनके पास होता है। तो पहली बात, एवरी पार्टनर हैव राइट टू एंटर इनटू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सके, राइट। अगर उसके किसी ने इस राइट को रोका तो उसके पास इतना भी अधिकार है कि वो कोर्ट में भी जा सकता है। सिंपल है, बोलो यस और नो। यस। तीसरी बात सर, अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू किसी पार्टनर के इस अधिकार को रोक दिए तो वहां पे चलेगा, वहां पे कोर्ट आपको मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेक इन द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसको बहुत थोरली पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लिखोगे क्या, इसको मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड। बच्चों राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या होता है कि राइट टू बी कंसल्टेड, अरे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे हमारे फैमिली में कोई डिसीजन लिया तो अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं कि नहीं, अपने को कुछ पूछते कि नहीं, वैसे ही अगर पार्टनरशिप में कोई डिसीजन हो रहा है तो वहां पर कोई आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसको बोलते हैं राइट टू बी कंसल्टेड, राइट। अगर सपोज डे टू डे अफेयर्स होगा, ऑर्डिनरी नेचर का बिजनेस होगा, तो वहां पे मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ पार्टनर का डिसीजन भी मिल गया तो दैट इज इनफ। लेकिन कुछ चेंज ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप होता है सर, मतलब से फॉर एग्जांपल बच्चों गुड्स कहाँ से परचेस करना है, ठीक है। अब 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर में से अगर 6 पार्टनर ने भी बोल दिया यहाँ से परचेस करना है, दैट इज ओके, वो डे टू डे अफेयर्स है, नॉर्मल है। लेकिन जो चेंज ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप होती है, मतलब क्या, किसी नए पार्टनर को एंट्री देना, न्यू पार्टनर को, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करना, एक्सपेल करना, या वो निकल के जा रहे हैं, या आपका बिजनेस को चेंज करना, चेंज इन बिजनेस, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे है जो हमारी पूरी पार्टनरशिप को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे वाले केस में हमें सारे के सारे पार्टनर का क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा। सिंपल है। तो आपको दो समझ में आएगा, टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, किसी ने रोका तो कोर्ट में जा सकते हो, या फिर एग्रीमेंट से आपके इस अधिकार को छोड़ा जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, अगर नॉर्मल नेचर का डिसीजन होगा तो मेजोरिटी पार्टनर, और बच्चों अगर चेंज ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑल पार्टनर के कंसर्न लेंगे, ठीक है। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, बच्चों हर एक पार्टनर को अधिकार है, 3 अधिकार होते हैं। पहली बात एक्सेस करना, एक्सेस करना मतलब सर उनको एक्सेसिबल रहना, कि हाँ मैं मुझे चाहिए, मैं परचेस बुक देखना चाहता हूँ तो मुझे परचेस बुक मिल रही है, इसको बोलते हैं एक्सेस करना। फिर उसको इंस्पेक्ट करना, मतलब उसको छाना नहीं करना, उसके बाद में उसमें कुछ डाउट रहे तो सामने वाले को पूछना, फिर सामने वाला क्या करेगा, आपको उसके आंसर देगा कि ये खर्चा कहाँ पे हुआ, इसका वाउचर कहाँ पर है, वो सारी चीजें, ठीक है। और तीसरा बात टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। 3 बातें, आप एक्सेस कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, राइट, और आप सामने वाले से उस बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी ले सकते हो, इंफॉर्मेशन वगैरह उसको पूछ सकते हो। 3 आपके अधिकार हो गए यहाँ पे। तीसरा, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। बच्चों ये मैंने आपको बताया था, हर एक पार्टनरशिप का मैंडेटरी सिचुएशन है कि हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। सिंपल है, यस सर। चलो, देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप वेयर इवन सिंगल पार्टनर नॉट शेयरिंग प्रॉफिट, ऐसा पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, सारे पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, रेशियो कुछ भी रहो, ठीक है। चलो, उसके बाद में बच्चों जरूरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो होना चाहिए, ये तो हम लोग पार्टनर अपने एग्रीमेंट से डिसाइड कर लेंगे, ये हम लोग पार्टनर्स हमारे एग्रीमेंट से डिसाइड कर लेंगे कि किसने कितना शेयर करना है। सिंपल है, यस। और लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है, सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो रेशियो होता है ना, मतलब जिससे पार्टनर ने जितना लाया उतना प्रॉफिट, नहीं, अगर तुम्हारी एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। यहाँ पे भी 3 बातें याद रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज अ मैंडेटरी, पहली बात मैंडेटरी हो गया, ठीक है। दूसरा बात मैंने आप लोगों को क्या बताया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा सर, एग्रीमेंट से डिसाइड होगा, बराबर। और ये जरूरी नहीं है कि आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो ही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहे, पीएसआर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। अगर एग्रीमेंट इज साइलेंट तो हम लोग कैसे शेयर करेंगे सर, इक्वली शेयर करेंगे। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और बच्चों ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, मैं वो सारा कवर कराऊंगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है ना तो कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और सारे इंटरनल अंदर के पॉइंट भी आपके लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बच्चों सुनना 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 सुनना, अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो, खुद का पैसा ला रहे हो बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस करना है तो रिस्क होता है ना, और तुम एज अ क्रेडिटर जैसा खुद को ट्रीट कर रहे हो कि यार हमने हमारा पैसा लाया ना, उसके ऊपर हम लोगों को क्या करो, एक इंटरेस्ट दे दो। अरे ऐसा थोड़ी ना, यू डोंट हैव राइट टू टेक अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई अधिकार नहीं है कि आपने जो पैसा लाया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लो। लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हाँ हमें इंटरेस्ट लेना अलाउ है, या तुम ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस है कि लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे केस में आप ले सकते हो। तो पहली बात, आप इंटरेस्ट लेना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट में लिखा होगा तो आप इंटरेस्ट ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से मिलेगा। मतलब अगर पार्टनरशिप को लॉस हो रहा है, आप बोल रहे हो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, नहीं मिलेगा बाबा। तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने पैसा लाया, लॉस हो रहा है और तुम उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो यू डोंट हैव दैट राइट, राइट, वो अधिकार आपके पास नहीं है। चौथी बात, सर इंटरेस्ट कब तक मिलता है? इंटरेस्ट कब तक मिलता है? जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती ना, द टिल द नहीं सॉरी हाँ टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो भी मैंने सारे पॉइंट पढ़ाए ना, एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ। पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हर एक पार्टनर का अधिकार है, वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। अगर किसी ने इस राइट को बच्चों तोड़ने की कोशिश की है, कर्टेल किया है, डिप्राइव किया उसके इस राइट को, तो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है। तीसरी बात, अगर बच्चों एग्रीमेंट में किसी की राइट को रोका हो गया है, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं कि आप कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, अधिकार ले सकते हो। दूसरा, राइट टू गेट कंसल्टेड, डे टू डे अफेयर्स होगा तो मेजोरिटी पार्टनर, ऑर्डिनरी नेचर का बिजनेस होगा तो मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट लगेगी। और बच्चों अगर चेंज ऑफ नेचर ऑफ पार्टनर होगा, बराबर, तो यहाँ पे किसकी कंसेंट लगेगी? ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, 3 राइट बताए थे, एक्सेस करना, उसके बाद में इंस्पेक्ट करना, और तीसरा क्या करना बच्चों? उसकी कॉपी लेना, ठीक है। उसके बाद में राइट टू शेयर द प्रॉफिट, बोला शेयर प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी कंडीशन है। कितना शेयर करेंगे? एग्रीमेंट में लिखे, एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वली शेयर करेंगे, जरूरी नहीं तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं पे कस्टमरी प्रैक्टिस है, कहीं पे तुम एग्रीमेंट में लिख रहे हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी मिलेगा जिस समय में पार्टनरशिप को प्रॉफिट में होगा। अगर किसी साल में पार्टनरशिप लॉस में, तो उस साल तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक पार्टनरशिप बंद नहीं होती, टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ही मिलेगा। सिंपल है, यस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अब बच्चों यहाँ पे सुनना, आप मेरा सतीश सर का मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 50,000, ठीक है, लेकिन मैंने फर्म को दिया बच्चों 70,000। अब जो मैंने 70,000 दिया, इसमें से कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया 50, और जो 20 मैंने दिया ना, वो एज अ लोन एंड एडवांस माना जाता है। मतलब ओवर एंड अबव व्हाट आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था मैं इतना ही दूंगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा दे रहा हूँ ना, तो वो क्या हो गया? वो मेरा एडवांस पैसा हो गया, वो मेरा एक्स्ट्रा पैसा हो गया, उसको एडवांस माना जाएगा, लोन माना जाएगा। उसके ऊपर कंपलसरी आपको क्या मिलेगा बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका अधिकार है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट योर राइट, बट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस इज योर राइट, वो आपका अधिकार है। चाहे फर्म प्रॉफिट में हो, चाहे फर्म लॉस में हो, आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा? आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल है, यस। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों सुनना, यहाँ पे पैसा कब तक मिलेगा? टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नहीं, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, उसके बाद में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट। जब तक रीपेमेंट नहीं होता है ना, उस मोमेंट तक आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों एकदम आराम से, तो यहाँ पर अगर मैं इसका बाइफर्केशन कर दूं और आप लोगों को डिफरेंसेस बताओ इसके, ठीक है ना। सो ये आपका अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, ये आपका राइट है, ठीक है। ये आपको राइट मिलता है अगर एग्रीमेंट में होगा, कस्टमरी प्रैक्टिसेस होगी तो। उसके बाद में दूसरा, टाइम। टाइम अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको डिसोल्यूशन तक पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट, मतलब इवन आफ्टर डिसोल्यूशन रीपेमेंट तक मिलेगा। और बच्चों यहाँ पे ओनली इन प्रॉफिट, ओनली इन प्रॉफिट, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है वो आपको प्रॉफिट रहो या चाहे आपको लॉस मिल रहा है, हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, राइट टू इंडेमनीफाई। अगर देखो फर्म के लिए कहीं पे कुछ जरूरत था, मतलब आपने इमीडिएटली कोई एक्सपेंडिचर कर लिया, किसके बिहाफ में सर? फर्म के बिहाफ में। मालिक एग्जांपल से बात करेंगे हम लोग, कैसे हो सकता है सर फर्म के बिहाफ में एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब मानो आप किसी पार्टनरशिप के पार्टनर हो, राइट, और आपने क्या किया, पार्टनरशिप के जो क्रेडिटर थे ना, वो तुम्हारे ऑफिस में आके बैठ गए, बोले जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ से ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर थे, ये तीनों के तीनों बच्चों आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो ए ने क्या कर दिया ना, ए ने पेमेंट कर दिया। क्या ना, ऐसे किसी पार्टनरशिप को अगर आप लॉस में से बचा रहे हो, किसी पार्टनरशिप को उसकी लायबिलिटी कम करने में मदद कर रहे हो, ऐसे केस में आपको पूरा अधिकार है, आप बाद में बी सी और डी से उस पैसे को क्या कर लो, अपने लिए वसूल कर लो। यस और नो? यस। तो राइट टू इंडेमनीफाई, अगर आपने पार्टनरशिप के बिहाफ में कोई खर्चा किया होगा, किसी आने वाली लायबिलिटी से पार्टनरशिप को बचाया होगा, तो ऐसे वाले केस में बच्चों आपको पूरा अधिकार है, आप पार्टनरशिप से वो पैसा वसूल कर सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रेजेंट
प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। अब इसमें क्या हो गया, इन्होंने सोचा ई को में हम लोग नया लाएंगे। बच्चों ई को ला रहे थे, लेकिन ये जो डी था ना, इसको ऑब्जेक्शन आ रहा है, बोले मेरे को ई को लाना नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे को ई को लाना नहीं है। तो क्या बच्चों, ये तीनों की तो इच्छा है कि ई ने आना चाहिए, लेकिन डी का इच्छा है नहीं आना चाहिए। क्या डी कोर्ट में जा सकता है टू प्रिवेंट ई फ्रॉम एंटरिंग टू पार्टनरशिप? आंसर इज यस। आंसर इज यस, आप बिल्कुल जा सकते हो। तो बोलने का मतलब क्या है, आपके पास बिंग अ पार्टनर, अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आ रहा है ना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आएगा। अगर एक भी पार्टनर को ऑब्जेक्शन होगा तो वो सामने वाले को रोक सकता है। सिंपल है सर, राइट। तीसरी बात, राइट टू रिटायर। बच्चों आपके पास पूरा अधिकार है, आप निकल भी सकते हो, राइट। लेकिन कैसे निकलोगे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, एल्स क्या नहीं सर, कैसे निकलोगे? कहना है आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से, और सर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कहना है नोटिस देके आप निकल सकते हो। बोलो यस और नो? आंसर इज यस। चलो, राइट टू एक्सपेल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। ये तो मैं पूरा मतलब आप ये पकड़ के चलो, अगर आपको ये वाला एक पेज लर्न हो गया ना, मतलब लर्न मतलब सिर्फ समझ में आ गया ना, इसका मतलब आपका सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई मीन टू से सेकंड यूनिट 95% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ। मतलब मैं जो टाइम आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना इसको समझाने के पीछे, इसके पीछे का कारण क्या है कि एक बार ये इतना क्लियर हो जाए ना, मतलब इसके बाद में तुमको पूरा मतलब इट्स जस्ट लाइक कि पार्टनरशिप एक्ट तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार उन चीजों को, अब देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो मैंने बोला, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे, आप बता सकते हो? सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई साहब एवरी पार्टनर हैव राइट, बराबर, हर एक पार्टनर का ये अधिकार है। अगर इस राइट को क्या किया गया, डिप्राइव किया गया, मतलब कर्टेल किया गया, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन हाँ, बराबर, तीसरा, इस राइट को रोक सकते हैं, कैसे? बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में से आप किसी पार्टनर को बिजनेस में एंटर होने से रोक सकते हो। सिंपल है, यस। उसके बाद में राइट टू कंसल्टेड। बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिया तो दो बातें, अगर ऑर्डिनरी नेचर का बिजनेस होगा तो मेजॉरिटी पार्टनर का डिसीजन चलेगा, लेकिन अगर चेंज ऑफ नेचर होगा, बराबर, किसी का आना किसी का जाना, भल कुछ करना, मतलब जो करने के लिए तुमने पार्टनरशिप शुरू की थी तुम वो काम नहीं कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, बराबर, तो ऐसे वाले केस में भी आपके पास पूरा अधिकार है। यस सर, बराबर। यहाँ पे ऑल पार्टनर का कंसेंट लगेगा। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे मैंने 3 बातें तुमको बताई थी। आपके पास अधिकार है, आप एक्सेस कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, और तीसरा बात मैंने आपको बताया था, आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो सामने वाले से, बराबर, क्या ना ऐसे। इसके अलावा आप फुल इंफॉर्मेशन सामने वाले से मांग सकते हो, सपोर्टिंग वाउचर उसको आपको देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो गाइस? यस। तीसरे बाद में राइट टू शेयर द प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट शेयर करना मैंने बोला था ये मैंडेटरी है, ठीक है। कैसे शेयर करोगे सर? तो हमने बोला था एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर करेंगे, ठीक है सर। अगर एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, सिंपल है। तीसरा बात मैंने बताया था सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू योर पीएसआर। चौथा बात, तो आपको अंदर के पॉइंट भी लर्न होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितना अच्छे से जितने शांति से इस वाले टॉपिक को पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे आगे की लाइफ इजी होने वाली। आई मीन इट गाइस, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बता दिया कि भाई साहब वैसे अधिकार नहीं, लेकिन एग्रीमेंट और कस्टमाइज प्रैक्टिस अगर कुछ होगा तुम्हारी कम्युनिटी में वैसे चल रहा है तो चलेगा। उसके बाद में टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा, और ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस रहेगा तो नहीं मिलेगा। वहीं पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस इज योर राइट, ओवर एंड अबव कैपिटल तुम कुछ दे रहे हो, यहाँ पे रीपेमेंट के डेट तक मिलेगा, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन मिलेगा, और प्रॉफिट रहे लॉस रहे सभी समय में मिलेगा। राइट टू इंडेमनिफाई, अगर आपने फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा कर लिया तो आपके पास अधिकार है, आप बाकी वाले पार्टनर से उस पैसे को वसूल कर सकते हो। तीसरा बच्चों, राइट टू प्रिवेंट अनदर पार्टनर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में आ रहा होगा तो उसको रोकने का भाई साहब आपके पास अधिकार है, ठीक है। क्योंकि कोई भी नया पर्सन आ रहा है तो कहने से विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही आएगा। यस और नो? यस सर, एकदम आराम से। तो मतलब तुम समझो मैं पूरा का पूरा क्या कर रहा हूँ, सब बेस बना रहा हूँ। एक बार तुम बेस को क्लियर तो करो बच्चों, मजा आएगा, मजा आएगा। तुम बोलोगे सर ये आता है, सर ये आता है, सर ये आता है, सब कुछ आता है, मतलब सिर्फ एक ब्रश अप करने का काम है। जितना तुम्हारा बोलते हैं नीट, मतलब जितनी तुम्हारी बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतने आराम से तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों, फ्लोज बनना शुरू हो जाएंगे। सिंपल है, यस। राइट टू रिटायर ऑफ कोर्स हो सकते हो, एज पर एग्रीमेंट करो, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर हो सकते हो। बोलो यस और नो? राइट टू एक्सपेल, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देना, क्या आप किसी पार्टनर को निकाल सकते हो? आंसर इज
नो, नहीं निकाल सकते हम लोग किसी पार्टनर को, लेकिन सर निकाल सकते हैं। आंसर इज यस। पहले नहीं बोल दिया, बाद में यस बोल दिया, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 3 कंडीशन। क्या ये बात तुम्हारी एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए कि आपके पास राइट ऑफ रिटायरमेंट है। दूसरा, क्या ये जो डिसीजन है ये मेजॉरिटी पार्टनर का होना चाहिए कि ये इंसान हमारे फर्म के लिए घातक है और हमको नहीं रखने का इसको। और बच्चों तुमने ये जो डिसीजन लिया है किसी को निकालने का, हकलने का, एक्सपेलेशन मतलब किसी को निकालना, तो कहना है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए। सिंपल है, यस और नो? यस सर, मतलब बोनाफाइड, इट शुड बी बोनाफाइड, इट शुड बी बोनाफाइड। मतलब सर यहाँ पे एक केस लॉ आया था बच्चों, देर आर द पर्सन लाइक ए बी सी, 3 पर्सन थे बच्चों, सुनना, 3 पर्सन थे, पार्टनर्स थे, यू कैन से 3 पार्टनर्स थे। एक था बच्चों ए, एक था बी और एक था सी। अब ए के वाइफ के और बच्चों सी के वाइफ के हो गए एक दूसरे के साथ में मतभेद, मतलब झगड़े हो गए। अब ए और बी ने मिला के सी को अगर निकाला तो दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन। एग्रीमेंट में था मेजोरिटी ने डिसीजन लिया, लेकिन बोनाफाइड इंटरेस्ट में लिया। आंसर इज नो, बोनाफाइड नहीं लिया। सर बोनाफाइड कब बोले? 3 बातें, अगर अगर वो इन इंटरेस्ट ऑफ फर्म होगा, मतलब उसका निकलना फर्म के लिए अच्छा है, जैसे साइरस मिस्त्री का निकलना टाटा कंपनी के लिए अच्छा था। दूसरी बात, सर उसको आपने नोटिस दिया था कि हम आपको निकाल रहे हैं और उसको आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया था, मतलब आप उसको सुन के भी ले रहे थे निकालने के पहले। अगर ये सारी कंडीशन को तुम फुलफिल करते हो तो वो एक्सपल्शन सही होगा। तो एक्सपल्शन की 3 कंडीशन, एग्रीमेंट, मेजॉरिटी और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ मतलब इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, तब हम बोलेंगे कि ये सही हुआ। ठीक है, चलो। सो बच्चों अपने राइट ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया, ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ बेसिक बन रहा है, जस्ट लाइक अ ट्रेलर, लेकिन इसमें सब कुछ क्लियर होता है आगे। राइट टू कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस, क्या एक पार्टनर के पास अधिकार है बच्चों कॉम्पिटिंग बिजनेस निकाल कर सके? आंसर इज यस। आफ्टर रिटायरमेंट पूरा अधिकार है आपके पास, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। सर वो रिस्ट्रिक्शन क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप फर्म के कस्टमर को, सुनना, कस्टमर को सॉलिसिट ना करें। क्या बोल दिया आपने? फर्म की कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करना है बच्चों, छुड़ाना नहीं है, मतलब इधर से बाहर निकल गए और खुद फर्म की कस्टमर को खुद के पास लेके जा रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, आप बच्चों फर्म का नेम यूज नहीं करोगे, आप फर्म का नेम यूज नहीं करोगे, मतलब आज भी मैं उस फर्म का पार्टनर हूं ये आप नहीं बताओगे। यस और नो? यस। तो ये अगर आप फुलफिल कर देते हो देन यू हैव राइट, आप कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। उसके बाद में राइट टू डिसॉल्व द फर्म, हर एक पार्टनर कैसे डिसॉल्व करेंगे सर? एक तो मैं बोलूंगा एज पर एग्रीमेंट कर लो, जैसे तुम्हारी एग्रीमेंट में लिखा है, एक तो वैसे कर लो। नेक्स्ट, या फिर सर एग्री हमारी पार्टनरशिप एट विल है, ये मैंने आपको बताया था राइट। तो तुम नोटिस देके भी तो डिसॉल्व कर सकते हो बच्चों, एक सिंपल सा नोटिस देके भी तो डिसॉल्व कर सकते हो। बोलो यस और नो? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारे सामने, सेक्शन ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सो आपको समझ में आ रहा है, जब आप इतना लिखोगे ना बच्चों तब आपका 8 मार्क सिक्योर होगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा तब जाके 8 मार्क सिक्योर होगा। जिस तरीके से आंसर मैंने आपको बताया इस तरीके से मॉड्यूल में कहीं पे भी आंसर नहीं है। मॉड्यूल अगर आप देखो तो सीधा स्टडी मटेरियल जो है आपका सीधा सीधा सेक्शन 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 एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ये तो मैंने आपको आंसर बना के दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बच्चों इसके छोटे छोटे क्लिप है ना, मैंने ऑलरेडी कहाँ पर शेयर करके रखे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्वेश्चन उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन उसका आंसर क्या, क्वेश्चन उसका आंसर क्या होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप के ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आता है सर पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती है, क्या होती है ड्यूटी, एकदम आराम से समझेंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो, मतलब अरे ऐसा काम करो जो पूरी फर्म के लिए अच्छा है, बराबर, ओवरऑल फर्म के बेनिफिट में है। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो जो फर्म का छोड़ो आपके बेनिफिट में है, मतलब मेरे अकेले के बेनिफिट में, फर्म के बेनिफिट में नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों यू आर नॉट एक्टिंग इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। तो आपका ड्यूटी है कि आपने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना चाहिए। दूसरा बात, फुलफिल फेथफुल, फेथफुल का मतलब क्या? अरे अगर 2 पार्टनर है मानो ए और बी,
तो ए को बी के ऊपर जितना विश्वास है कि भाई हमारा पार्टनर है, उतना ही विश्वास बी को भी ए पे होना चाहिए। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स के ऊपर विश्वास होता है, पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर विश्वास होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसी तरीके से फेथफुल म्यूचुअल कॉन्फिडेंस वाला रिलेशन होना चाहिए हर एक पार्टनर्स के बीच में। तीसरा बात, बुक्स ऑफ अकाउंट, बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ड्यूटीज क्या है ना, ड्यूटीज के एंगल से समझो कि आपने को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट का सामने वाले को कॉपी देना है, एक्सेस देना है, इंस्पेक्शन करने देना है, फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर वो बोल रहा है ये खर्चा क्यों हुआ है, तो उसको इंफॉर्मेशन दो, रीजन दो खर्चा क्यों हुआ है। और बच्चों तुम्हारी इंफॉर्मेशन को तुम सपोर्ट करने के लिए क्या ना, इसे सपोर्टिंग वाउचर भी दो, सपोर्टिंग वाउचर। ये देखो हमारे पास रिसिप्ट भी पड़ा हुआ है कि हमने यहाँ पे खर्चा किया हुआ है, ये हो गया। और बच्चों इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी फर्म को अफेक्ट कर सकता है, हमारी पार्टनरशिप को अफेक्ट कर सकता है, तो आपको वो वाला इंफॉर्मेशन भी सामने वाले को अवेलेबल करवा के देना है, अपने बाकी वाले पार्टनर को उसके बारे में बताना है, उसको वंचित नहीं रखना है इन सारी बातों से। सिंपल है। तो 4 बातें सेक्शन 9 बोलता है बच्चों आपका। सेक्शन 9 बोलता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो, फुल फेथफुल रहो एक दूसरे से, बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो आपको पता है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। आगे फोकस करेंगे इंडेमनिटी ऑफ लॉस। इंडेमनिटी ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या है सर? इंडेमनिटी ऑफ लॉस मतलब, अरे सी वेरी सिंपल, अगर आपके वजह से फर्म को लॉस होता है, मतलब सर तुम्हारे वजह से, फॉर एग्जांपल तुमने विलफुल निग्लिजेंट, एक होता है बच्चों गलती और एक होता है जानबूझ के की हुई गलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इंडेमनिटी ऑफ लॉस, लॉस कौन सा, जो लॉस आपका कैसा है बच्चों, विलफुल है, जो लॉस आपका विलफुल है। मतलब सर एग्जाम्पल लेते हैं, मानो कि कोई चीज मार्केट में 10 रुपए में मिल रही है, और वो चीज मैं मार्केट में मेरे को आई डोंट हैव दैट नॉलेज कि मैं मार्केट का कैसे क्या, और मैं 12 रुपए का लेके आता हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरी विलफुल निग्लिजेंट है? आंसर इज नो, नॉर्मल लैक ऑफ नॉलेज है। तो ऐसे केस में बच्चों फर्म के सारे पार्टनर बेयर करेंगे। लेकिन सुनना, अगर आपने फर्म के साथ में फ्रॉड किया है, सर फ्रॉड का मतलब क्या, मुझे पता है कि चीज मार्केट में 10 रुपए में मिल रही है, और जिससे मैं गुड्स ले रहा हूँ ना, वो मेरी वाइफ की दुकान है बच्चों। वाइफ की दुकान मतलब मेरे वाइफ के भाई की बोलो, बराबर, या किसी मेरे रिलेटिव की दुकान है। अब वो 10 रुपए की चीज मैं उनसे कितने में ले रहा हूँ, 15 रुपए में ले रहा हूँ। क्यों? तो पैसा घर में ही जा रहा है ना, बोला ज्यादा भी जा रहा है तो क्या ही तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कहने से आई एम डूइंग फ्रॉड, यस और नो? यस। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो ऐसे वाले केस में आपको पूरा अधिकार, आप उनसे लॉस रिकवर कर सकते हो उस पार्टनर से। ठीक है, डन। ड्यू टू अटेंड डिलीजेंटली, बच्चों आप पढ़ोगे मतलब सेक्शन 12B के अंदर ही आएगा कि हर एक पार्टनर ने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली, फेथफुली, अच्छे तरीके से, पूरे तन मन धन से परफॉर्म करनी चाहिए। डिलीजेंट का मतलब पूरा तन मन धन के साथ में, बराबर, आपने परफॉर्म करना चाहिए, राइट। उसके बाद ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेमुनरेशन। बच्चों सुनना 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 सुनना, बीइंग पार्टनर्स, आप प्रॉफिट शेयर करते हो, आप सैलरी नहीं उठाते हो। बीइंग पार्टनर, आप प्रॉफिट शेयर करते हो, आप सैलरी नहीं उठाते, क्योंकि सैलरी वो उठाता है जो एम्प्लॉय होता है। क्या आप पार्टनर बनने के बाद में एम्प्लॉय होते हो? आंसर इज नो। तो आपका ड्यूटी है कि आपने बिना रेमुनरेशन के भी काम करना चाहिए। सर मतलब पार्टनरशिप को रेमुनरेशन नहीं ले सकता है? ले सकता है अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो, कस्टमरी प्रैक्टिस है तो, अदरवाइज यू डोंट हैव राइट टू टेक अ सैलरी रेमुनरेशन। सिंपल है, यस सर। उसके बाद में ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट द लॉसेस। बच्चों अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो तुम शेयर कर रहे हो, अगर लॉस हो गया सर शेयर करेंगे ना सर, उसको भी शेयर करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि क्या रेशो में करोगे? एग्रीमेंट में जो लिखा है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, इक्वली शेयर करोगे। सिंपल है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई विलफुल निग्लिजेंस। बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया, विलफुली अपने कोई निग्लिजेंस हुई है आपकी, तो वहां पे भी आपको बेयर करना पड़ेगा। इफ फर्म प्रॉपर्टी विलफुल निग्लिजेंस। अब नेक्स्ट है बच्चों, इफ द फर्म प्रॉपर्टी, ओके, एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। सुनना बच्चों, यूज फॉर द पर्पज, ये एक पार्टनर का ड्यूटी है। मानो मेरे पार्टनरशिप में बच्चों एक क्या है, बाइक है, ठीक है, मेरे पार्टनरशिप में एक साइकिल पकड़ लेते हैं, साइकिल है बच्चों, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप, ये साइकिल किसकी है? मेरी फर्म की साइकिल है। अब बोले इस साइकिल से तुम तुम्हारे बच्चों को बोले स्कूल में ले जाना, स्कूल में से लाना, ये वाली हरकतें मत करो, क्योंकि वो फर्म की प्रॉपर्टी है ना, तो फर्म के पर्पस के लिए ही यूज करो। ऐसा फर्म का लैपटॉप सिर्फ फर्म के पर्पस के लिए करो, उसको पर्सनली यूज मत करो। सिंपल है, यस और नो? नेक्स्ट आता है बच्चों,
अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, बच्चों सुनना 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 सुनना, अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट मतलब क्या? अगर बच्चों सुनना, मिस्टर ए, बी, सी और डी, ये जो ए है ना बच्चों पार्टनर, इसने क्या किया? इसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया। फर्म के बिहाफ में कोई ट्रांजेक्शन, मतलब मार्केट में जो चीज 10 रुपए की थी ना, इसने अपनी फर्म को 8 रुपए में ही दिया, 8 रुपए में ही दिया। सर ये तो बेनिफिट हो गया फर्म का, हाँ बिल्कुल बेनिफिट हुआ, लेकिन वो चीज इसको मिली 4 रुपए में, उसने बताया नहीं। मतलब किसी चीज का मार्केट वैल्यू चल रहा है बच्चों 10, हमारे पार्टनर को मिला कितने में? सर 4 रुपए में। होगा उसका जुगाड़ है, उसने पहले परचेस करके रखा है, इस पे केस स्टडी आया, उसने फर्म को सेल किया बच्चों कितने में? 8 रुपए में। तो बोलने का मतलब 4 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्क्लोज करके कमाया मेरे भाई, लेकिन तुम बता ही नहीं रहे हो सामने वाले को कि तुमने प्रॉफिट कमाया, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिंपल है। तो बच्चों सीक्रेट प्रॉफिट कमाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये फर्म को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अकाउंट फॉर मतलब आपको वो पैसा फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्म का ऐसा माना जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और नॉट टू कॉम्पीट विद द बिजनेस ऑफ अ फर्म, ओके। मतलब क्या बोला है? जब तुम पार्टनरशिप में हो तब तुम कॉम्पीटिंग बिजनेस मत करो, तब तुम कॉम्पीटिंग बिजनेस मत करो, सेम कॉम्पीटिंग बिजनेस करने से आपको रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है सर। एंड नॉट टू असाइन ट्रांसफर इंटरेस्ट इन फॉर्म, बच्चों सुनना, जो आपका पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है ना, आप पार्टनर, इस पार्टनरशिप के पार्टनर्स मतलब बीइंग अ पार्टनर, आप किस थर्ड पर्सन को पार्टनर बना रहे हो, खुद निकल जा रहे हो, ऐसे आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर मत करना बोले, बराबर। चलो, सो अगर सर मैं सारे पॉइंट को एक बार सम अप कर लूं, एकदम आराम से सम अप कर लेते हैं। राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर को बहुत ही प्यार तरीके से, प्यार मोहब्बत से सम अप करेंगे। आ जाओ। टेक टू पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वी हैव राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। अगर किसी ने हमारा इस राइट को डिप्राइव किया तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, यस। और बच्चों अगर एग्रीमेंट चाहे तो आप किसी की पार्टनर के इस अधिकार को रोक सकते हो, फिर कोर्ट आपको मदद नहीं करेगा। तीसरा, राइट टू कंसल्टेट, नॉर्मल ऑर्डिनरी नेचर का बिजनेस है, मेजोरिटी पार्टनर का ओपिनियन, लेकिन अगर चेंज ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप होगा तो यहाँ पर ऑल पार्टनर की कंसेंट ली जाएगी। तीसरा पॉइंट, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस अगर आपको करना है तो एक्सेस कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी मांग सकते हो, सामने वाले से इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग वाउचर मांग सकते हो, ये आपका राइट है। उसके बाद में राइट टू शेयर प्रॉफिट, बच्चों प्रॉफिट शेयर करना आपका अधिकार होता है, बराबर। कैसे करोगे? अगर एग्रीमेंट में लिखा है वैसे, एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वली, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अधिकार नहीं, लेकिन मिलेगा अगर एग्रीमेंट या कस्टमर प्रैक्टिस होगा तो। कब तक मिलेगा? टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कब तक, जब प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। राइट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ओवर एंड कैपिटल, ओवर अबव कैपिटल आपने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ये आपका अधिकार है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको मिलेगा। कब तक मिलेगा? डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन के बाद में भी टिल द टाइम ऑफ प्रीपेमेंट नहीं होता है तब तक मिलेगा। सर कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, 6% पर एनम, ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन। उसके बाद में सर राइट टू इंडेमनिफाई, अगर आपने फर्म के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है, फर्म की कोई लायबिलिटी को बचाया हुआ है होने से, बराबर, तो ऐसे केस में आपको इंडेमनिफाई करके मिलेगा, राइट। आपको वो पैसा सामने वाले से रिकवर हो जाएगा फर्म में से। राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड पार्टनर, यस, एक पार्टनर भी चाहे तो रोक सकता है। राइट टू रिटायर, आप निकल सकते हो एज पर एग्रीमेंट। एक्सपेल्शन करना है, 3 कंडीशन एग्रीमेंट होना चाहिए, मेजॉरिटी पार्टनर ने राइट एक्सरसाइज किया है, फर्म की गुड फेथ में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? गुड फेथ का मतलब क्या है? बोले इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए। उसके बाद में सामने वाले को नोटिस देना है, और बाद में तीसरा बात क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है, सिंपल है। उसके बाद में बच्चों राइट टू कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट, बिल्कुल है, फर्म का नाम यूज मत करना, फर्म के, उसके बाद में बोल दिया फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करना। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, यस यू हैव राइट टू डिसॉल्व द फर्म एज पर एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एट विल होगी तो, बाय गिविंग नोटिस। ड्यूटीज में सेक्शन 9 बच्चों 4 ड्यूटी के बारे में, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फेथफुल रहो, बुक्स ऑफ अकाउंट, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो आपके पास है, आपको लगता है फर्म को अफेक्ट कर सकती है, ये दूसरे पार्टनर्स को बताओ। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल दिया बच्चों? इंडेमनिफाई द लॉसेस कॉज्ड बाय द फ्रॉड, अगर फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हो रहा है, आपने फ्रॉड किया जिसकी वजह से लॉस हुआ है, तो आपको इंडेमनिफाई करके देना पड़ेगा, राइट। सेक्शन 10 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, आपकी ड्यूटी है अपने आप का काम शिद्दत से करना चाहिए, वफादारी से करना चाहिए। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मिले ना मिले, बराबर, क्योंकि रेमुनरेशन मिलना जरूरी नहीं है, आप प्रॉफिट कमाते हो, आप बिजनेस के मालिक हो, सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो वाला। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट द लॉसेस, अगर फर्म में कोई लॉसेस वगैरह कंट्रीब्यूट, लॉसेस हो रहे हैं बच्चों,
तो वहां पर आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं विलफुल निग्लिजेंट होगा तो आपको फेयर करके उनको सेट ऑफ करके देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। फर्म की प्रॉपर्टी तो फर्म के पर्पस के लिए यूज करो, पर्सनल पर्पस के लिए मत करो। अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट आपने कमाया है फर्म की कोई ट्रांजेक्शन से, फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके, तो वो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा किसको, फर्म को। और लास्ट में बच्चों कॉम्पिटिंग बिजनेस तब तक कैरी ऑन मत करो जब तक आप पार्टनरशिप में हो, यस और नो। और बच्चों आप अपना राइट थर्ड पर्सन को असाइन ना करो। तो कहना है हियर वी आर डन विद द बेसिक आइडिया अबाउट द पार्टनरशिप। बोलो यस और नो। यस 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 यस, एकदम आराम से बच्चों, एकदम आराम से फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा सेक्शंस पे। कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों हम लोग, सीधा सीधा हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेक्शंस के बारे में, सेक्शंस के बारे में। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सबसे पहले बच्चों सेक्शन 11 आप मॉड्यूल में जब जाओगे आप सेक्शन 11 पढ़ोगे। सेक्शन 11 में बोला है राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। इन्होंने क्या बोला है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर इसका मतलब क्या है, अरे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का मतलब होता है देर आर सर्टन राइट्स एंड देर आर सर्टन लाइबिलिटी ड्यूटीज, जिसको हम बोल राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाता है गलती से, ठीक है। देर आर सर्टन राइट्स एंड देर आर सर्टन ड्यूटीज, जो किसने दिए है, सर एक्ट ने दिए, ठीक है। आप उसको चेंज कर सकते हो क्या, सर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब सर देर आर सर्टन मैंडेटरी राइट्स एंड द मैंडेटरी ड्यूटीज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा मतलब उसको छोड़ दो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसाइड होगी, बोले भैया बताओ, बोले कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट से वो अपने राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब कुछ बातें जो एक्ट में लिखी है उसको छोड़ के बाकी वो सब कुछ क्या कर सकते हैं, अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, सिंपल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बोले पार्टनर्स के बीच में, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब कंडक्ट से भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, वर्ड स्पोकन वर्ड रिटन से भी हो सकता है, यस और नो। अच्छा समझ में आया। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर बच्चों समझो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ठीक है। अब इनके राइट्स एंड ड्यूटीज हमने कैसे डिफाइन किए, एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन कर दिए थे। ए का ड्यूटी है बच्चों वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, बी का ड्यूटी है कि वो परचेस को देखेगा, परचेस को देखेगा, सी का ड्यूटी है बच्चों वो सेल के ऊपर स्टडी करेगा, और बच्चों डी का ड्यूटी है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करेगा। तो कहने से जो इनके राइट्स एंड ड्यूटीज है कैसे डिफाइन किया हमने, एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया, राइट। अभी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सर क्या इस एग्रीमेंट में हम बदलाव कर सकते हैं, मतलब सर बिल्कुल। हमें पता चलता एक ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब अकाउंट फाइनेंस में अच्छे ही नहीं है, तो ए को बोल दिया कि तू एक काम कर, तू ह्यूमन रिसोर्सेस वाला काम देखना शुरू कर दे, बराबर। तो हमने क्या किया बच्चों, क्या एग्रीमेंट में बदलाव लाया या नहीं लाया, और हमने डी को बोल दिया तू एक काम कर, तू है ना बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना शुरू कर दे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चेंजेस किए, ये चेंजेस जो किए हैं इसको बोलते हैं कि क्या ना सच एग्रीमेंट कैन बी वेरी, लेकिन इसको अगर वेरी करना है तो कैसे करोगे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारी पार्टनर के कंसेंट से। और ये जो कंसेंट होता है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, सिंपल। वी आर डन विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों सेक्शन 9 ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर कहाँ पे लिखे सर, 3 सेक्शन में लिखे बच्चों, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 12B। सेक्शन 12B, और जहां पे मैं बोलता हूँ सेक्शन याद करो वहां पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना है आपको, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर पे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये 3 सेक्शन तो अपने कोट करना है, बाकी कुछ करो मत करो, ये 3 सेक्शन तो करनी है। सेक्शन 9 विच टॉक अबाउट द जनरल ड्यूटी विच कैन नॉट बी वेरी, आप चाह के भी तो इसको हिला नहीं सकते हो, बोला था ना सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस सेक्शन 9 के अंदर 4 ड्यूटी मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फेथफुल, बुक्स ऑफ अकाउंट, याद आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, और इंफॉर्मेशन। तो वो है सेक्शन 9 जनरल ड्यूटी, इसको चाह के भी कोई हिला नहीं सकता है, सिंपल है। सो कैरी ऑन द बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट बोल दिया जस्ट फेथफुल टू ईच अदर, हर पार्टनर एक दूसरे से फेथफुल होना चाहिए। रेंडर द ट्रू अकाउंट्स, ट्रू एंड द फेयर अकाउंट सामने वाले को, एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग अफेक्टिंग द फर्म। अगर कोई चीज फर्म को अफेक्ट करती है तो उसका इंफॉर्मेशन आपको अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या बोलता है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोलता है इट इज ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई पार्टनर बच्चों गुड फेथ में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है बच्चों, गुड फेथ में काम कर रहा है,
व्हेन द पार्टनर एक्ट्स इन द बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में काम कर रहा है, अच्छे से ईमानदारी से, और उसके वजह से लॉस हो जाता है फर्म को, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज निग्लिजेंट, नॉट विलफुल निग्लिजेंट, जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया, पता नहीं है, वांट ऑफ स्किल, उसके पास बार्गेनिंग स्किल अच्छा नहीं है, 10 रुपए की चीज 10 रुपए में उठा के लाता है, 10 रुपए की चीज 8 9 में उठाता है, जबकि 10 की चीज तुम्हारी मार्केट में 5 रुपए में मिल सकती है, तो उसकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो वांट ऑफ स्किल की वजह से लॉस हो गया तुम्हारी फर्म को, या ओमिशन, उससे कुछ गलती होगी उसके वजह से हुआ, तो ऐसे केस में ये लॉस इज बोर्न बाय द फर्म, इसका जो लॉस है वो कौन कौन बियर करेगा? सर फर्म करेगा, राइट। लेकिन अगर उस पार्टनर ने फ्रॉड किया बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपकी आरटीपी में, मैं क्लास में भी कवर कर रहा था, लाइक मानो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए बी सी डी। अब ये जो डी था ना, इसका बच्चों अपना होलसेल का बिजनेस था, होलसेल का बिजनेस था, ठीक है। और ये पार्टनरशिप का जो बिजनेस था ना, पार्टनरशिप का बिजनेस, इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, अब मार्केट में बच्चों वो रॉ मटेरियल मिल रहा था मानो 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में रॉ मटेरियल मिल रहा था, लेकिन डी को बच्चों बहुत अच्छी मार्केट नॉलेज थी, बहुत ज्यादा अच्छी मार्केट नॉलेज थी, तो उसने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि भाई रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस जो है ना वो बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो उसने बच्चों रॉ मटेरियल को परचेस कर लिया इन एडवांस एट कॉस्ट ₹40, कितने रुपए में? 40 रुपए में रॉ मटेरियल को परचेस किया, और बच्चों उसने फर्म को वही रॉ मटेरियल कितने में सेल किया? मानो 100 रुपए में सेल किया। आपको नहीं लगता है उसने फर्म के साथ में गलत किया? बोलो यस और नो। तो यहाँ पर आपके पास पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है बराबर, कि इस पार्टनर से तुम क्या करो, इसने तुम्हारे साथ में फ्रॉड किया, इससे पैसा वसूल करो, सिंपल एसन, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कट, रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। यह हो गया। तीसरा, सेक्शन 12 क्लॉज बी, सेक्शन 12 क्लॉज बी क्या बोलता है? ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, हर एक पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपना काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए भाई, अपना हर एक पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना अपना काम पूरी पूरी शिद्दत से करो, ठीक है सर। यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन 12 की, आपकी मटेरियल की, स्टडी मैट, यहाँ पे समरी है, आपको डिटेल भी दे रहा हूं मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है सेक्शन 12? बोलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि तुम्हारी पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे चलेगा, तो बोले एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। याद आ रहा है, 4 बातें की थी, हर एक पार्टनर के पास अधिकार है, राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा, अगर उसके इस राइट को तोड़ा गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो कोर्ट में भी जा सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है, लेकिन एग्रीमेंट से आप किसी पार्टनर के राइट्स को तोड़ सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, सेक्शन 12 क्लॉज बी याद आ रहा है, तो ये देखो सेक्शन 12 क्लॉज बी के अंदर, ठीक है ना, ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली। उसके बाद में राइट टू कंसल्टेट, बच्चों अभी पढ़ा था, अगर बच्चों ऑर्डिनरी नेचर का बिजनेस होगा तो किसकी? मेजॉरिटी पार्टनर के ओपिनियन देखे जाएंगे। चेंज इन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब किसी पार्टनर का जाना, किसी पार्टनर का आना, बिजनेस कुछ हमने सोचा था आईटी का शुरू करेंगे, फिर एजुकेशन में एंटर हो गए, तो ऐसे केस में ऑल पार्टनर का कंसेंट लगेगा, यस और नो। राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कंडक्ट, यस और नो। यस, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है बच्चों, तो वैसे केस में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको भी अधिकार है कि वो आपके अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करें, इंस्पेक्ट करें, उसकी कॉपी ले सकते हैं, सिंपल। और बच्चों सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13 बोलता है नॉट इंटायर, सुनना सुनना सुनना, नॉट इंटाइटल फॉर रेमुनरेशन, कोई भी पार्टनर रेमुनरेशन लेने के लिए इंटाइटल है क्या? आंसर इज नो। अब क्वेश्चन आएंगे, सर हमने अकाउंट में पढ़ा ना पार्टनर्स तो रेमुनरेशन लेते हैं, बच्चों सुनना, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स आर नॉट द सैलरीड पर्सन, they are not the employee of the firm, they are the owners of the firm, they take a part in the profit, इसलिए profit sharing is a mandatory, profit sharing is a condition, sharing of remuneration, selling मतलब salary, taking a salary, taking a remuneration is not their right। तो सर उनको नहीं मिल सकता है? अरे मिल सकता है, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा, अगर कस्टमरी प्रैक्टिस होगा, यूजर्स ट्रेड हो रहा होगा, तो ऐसे केस में उनको सैलरी मिल सकता है, ठीक है, सिंपल है, यस। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो रहा है फर्म को, तो सर इक्वली शेयर करेंगे, सिंपल है, सिंपल है, यस मैंने बताया था, प्रॉफिट में लेना मैंडेटरी हिस्सा है, तुम्हारा प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरी, तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ले नहीं सकते हो, ले सकते हो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जिस समय में प्रॉफिट होगा तभी ले सकते हो, अगर एग्रीमेंट में या कस्टमर प्रैक्टिस में दिया होगा तो। और बच्चों राइट टू इंडेमनीफाई, सुनना, अगर आपने फर्म के लिए कुछ खर्चा कर दिया तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप वो फर्म से वसूल करो, यस और नो। अब बच्चों
क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे सेक्शन 12 भी इंडेमनिटी की बात कर रहा था और सेक्शन 13 भी इंडेमनिटी की बात कर रहा है, दोनों में फर्क है। सेक्शन 10 बोल रहा था ड्यूटी टू इंडेमनिफाई और वहां पे राइट टू इंडेमनिफाई, यहाँ पे क्या बोला ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस कॉज बाय द फ्रॉड। अगर आपने फर्म के साथ में फ्रॉड किया तो आपकी ड्यूटी की आप पैसा दोगे फर्म को। यहाँ पे बोला है कि अगर आपने फर्म के अच्छे के लिए पैसा खर्च किया होगा तो इट्स योर राइट कि आप वो पैसा फर्म से लोगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। अब बच्चों ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 13 सेक्शन में आपको बताया था, मैं आपको सेक्शन क्या बोल सकते हैं 11 12 13 कराऊंगा। अब मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने पार्टनरशिप को पकड़ना शुरू कर दिया। अब मैं मानता हूँ आपने पार्टनरशिप को पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। सेक्शन 14 पे मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है, क्या एक बार हम लोग उसको देख ले, मेरे जो नोट्स है जो आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स क्या बोलता है बच्चों? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, the rights and the duties of the partners are subject to provision of this act, section 11 subsection 1 में लिखा था। कुछ ड्यूटी ऐसी है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है सर? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बोलो है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमको चेंज करना है, चेंज विद एंड वेरी विद द कंसेंट ऑफ, टू वेरी एंड चेंज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। सर ये बातें कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 11 में लिखी है। कहाँ पे लिखी मालिक ये बातें? सर ये लिखी है सेक्शन 11 में, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा जनरल ड्यूटीज। सर ये जनरल ड्यूटीज कहाँ पे लिखा है? ये सेक्शन 9 को, जितनी भी चीजें मैं आपको ओरली बोल रहा था ना वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, कैरी ऑन द बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ड्यूटीज टू बी जस्ट फेथफुल टू इंटर, से एक दूसरे के साथ में फेथफुल रहो। ड्यूटी टू रेंडर द ट्रू अकाउंट एक दूसरे को दो, एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या मैंने सारे देखो, कैरी ऑन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या है? यूज द नॉलेज एंड द स्किल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, अपनी फर्म के बेनिफिट के लिए अपना नॉलेज यूज करो, राइट। नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ओनली, खुद के फायदे के लिए मत करो। आगे, कैरी ऑन द बिजनेस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द फर्म, जितना भी आपका पोटेंशियल पूरा यूज करो फर्म के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट, ड्यूटी टू बी जस्ट फेथफुल टू इंटर, एक दूसरे से फेथफुल, तो कहने से म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथफुल कॉन्फिडेंस, स्पिरिट ऑफ हेल्पफुल होना चाहिए अंदर तुम्हारे, यस और नो, हेल्पलेसनेस एंड गुडविल अमंग दी अदर्स, एक दूसरे के लिए रेपुटेशन, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तीसरी, रेंडर द ट्रू अकाउंट्स, क्या मैंने एवरी पार्टनर टू अदर पार्टनर रेंडर द ट्रू एंड द फेयर अकाउंट, हर किसी ने अपने अपने खर्चे के सही हिसाब देने हैं। पार्टनर इज रेडी टू एक्सप्लेन द अकाउंट एंड सपोर्टेड बाय वाउचर, हर एक पार्टनर ने क्या चाहिए? अपने अकाउंट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, सपोर्टेड वाउचर्स के साथ में। और तीसरा बात क्या बोला है? पार्टनर शुड नॉट हैव मेक एनी पर्सनल सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट कमाएगा नहीं। और बच्चों ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ फुल इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो फर्म को अफेक्ट कर सकती है तो आपने वो इंफॉर्मेशन किसको देना चाहिए? फर्म को। प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, एवरी पार्टनर शुड प्रोवाइड अ फुल इंफॉर्मेशन व्हिच अफेक्ट द बिजनेस ऑफ अदर पार्टनर्स टू, यस और नो, व्हिच अफेक्ट द बिजनेस और या व्हिच अफेक्ट द अदर पार्टनर, वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट, एनी पार्टनर नॉट हैव टू काउंसिल एनी इन्फॉर्मेशन, किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं चाहिए। सर नेक्स्ट सेक्शन 9 हो गया अपना, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इतना तो तुम्हारी मॉड्यूल में भी नहीं है, राइट। फिर सेक्शन 10 हमने पढ़ लिया अभी। सेक्शन 10, इंडेमनिफाइज फॉर द लॉसेस कॉज बाय द फ्रॉड, अगर कोई लॉस हो रहा है फ्रॉड से तो आपके पास बच्चों सुनना, वो आपको फर्म को देना पड़ेगा, यस और नो। सो निग्लेक्ट, ओमिशन, लैक ऑफ स्किल, वांट ऑफ स्किल, बराबर, लैक ऑफ स्किल ये होगा तो फर्म बियर करेगी। बट फ्रॉड डन बाय एनी पार्टनर, सच पार्टनर इज लायबल, बराबर, वो हम उस पार्टनर से रिकवर करेंगे, नो अदर पार्टनर इज लायबल। तो मैंडेटरी ड्यूटीज में क्या आ गया सर? सारी, टू एक्ट इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज सेक्शन 9, फेथफुल हो, कोई भी नॉट टू काउंसिल, मतलब कोई इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं है, राइट। रेंडर द ट्रू एंड द फेयर अकाउंट फुल इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द फर्म एंड इंडेमनिफाई द फर्म फॉर द लॉस कॉज बाय द फ्रॉड, यस और नो। तो सर सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर हमारी मैंडेटरी ड्यूटी बताई है जो हम एग्रीमेंट से भी वेरी नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते एकदम आराम से। जनरल ड्यूटीज जो मैंने आपको बताई अभी पढ़ाई थी वो सारी एक बार एट अ स्ट्रेच गो थ्रू कर लो। टू अटेंड डिलीजेंटली, ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, सेक्शन 10 नहीं 12 क्लॉज बी में, एवरी पार्टनर बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस करते वक्त अपना काम अच्छे से करो, शिद्दत से करो। नॉट टू क्लेम रेमुनरेशन वाइल टेकिंग पार्ट, बराबर, अगर आप बिजनेस में पार्ट हिस्सा ले रहे हो, रेमुनरेशन मत लो,
क्योंकि बच्चों आपका ड्यूटी होता है, आप ओनर होते हो, सैलरी नहीं लेते हो, लेकिन हाँ एग्रीमेंट में लिखा होगा कस्टमर प्रैक्टिस हो तो ले सकते हो। पार्टनर आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक अ रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग अ पार्ट इन द बिजनेस, बराबर। कंट्रीब्यूट इक्वली द लॉसेस, अगर लॉसेस हो रही है इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक पार्टनर लॉस शेयर करे, राइट, लाइक अ माइनर नहीं करता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो इक्वली शेयर क्या करेंगे, शेयर। कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस एंड सस्टेन बाय द विच इज सस्टेन बाय द फर्म, जो भी लॉस फर्म को हो रहा है वो हमने इक्वली शेयर करना चाहिए। इंडेमनीफाई द फर्म, बच्चों याद आ रहा है आपको, यस, कि आपके वजह से फर्म को कोई लॉस हुआ है, सो इंडेमनीफाई द फर्म मस्ट कॉम्पेंसेटेड द लॉस सफर बाय द फर्म ड्यू टू विलफुल निग्लिजेंट एंड द इट इज कल्पेबल निग्लिजेंस, इसको हम लोग कल्पेबल मतलब जानबूझ के हुए वाले निग्लिजेंस बोलते हैं, ओके। टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली, जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी वो सिर्फ पार्टनरशिप के पर्पस के लिए, यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म ओनली। नेक्स्ट क्या बोल दिया बच्चों, टू अकाउंट पे फॉर द पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑन द फर्म, बच्चों अगर तुमने फर्म के बिहाफ में कोई ट्रांजेक्शन किया है, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई पैसा कमा लिया है, या फर्म के साथ में कोई फर्म का नाम यूज करके कोई प्रॉफिट कमा लिया है तुम लोगों ने, तो आपका काम होता है इसको अकाउंट पे करो, किसको, फर्म को, ठीक है ना, आप खुद के पास नहीं रख सकते हो, तो इट इज अ कंसिडर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट। उसके बाद में टू अकाउंट पे फॉर पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिंग बिजनेस, अगर तुमने कॉम्पिटिंग बिजनेस चला के रखा है पार्टनरशिप के अंदर, बराबर, मतलब तुम्हारा पार्टनरशिप शुरू है, तुम साथ ही साथ में कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर रहे हो, तो वहां से जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना वो आपको तुमको इस फर्म में देना पड़ेगा, यस और नो, यस सर। उसके बाद में बच्चों राइट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने जनरल ड्यूटीज देखी, यहाँ पे ड्यूटीज राइट में, राइट टू टेक इन द पार्ट ऑफ द बिजनेस, बराबर, याद आ रहा है तुम लोगों को, राइट, हर एक पार्टनर के पास राइट टू टेक अ पार्ट इन द बिजनेस, राइट, दिस राइट इज अ कोएक्सटेंसिव, सब लोगों के पास अवेलेबल होता है। कोर्ट बाय इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट अदर पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर का इस राइट को टूटा होगा तो कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर दे सकता है। द The other remedy for the partners is that they can file for dissolution, आप चाहो तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको राइट नहीं दे रहे, सूट फॉर अकाउंट विद इन अ डिसोल्यूशन, और आप अकाउंट सेटलमेंट के लिए भी केस फाइल कर सकते हो अगर कोई आपको राइट नहीं दे रहा है बिजनेस में डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करने का। राइट टू कंसल्टेंट बता दिया था मैंने, नॉर्मल बिजनेस अगर होगा तो मेजोरिटी पार्टनर का कंसेंट, लेकिन अगर चेंज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस होगा तो ऑल द पार्टनर का कंसेंट, राइट। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन मैंने बताया देयर इज नो राइट रेम्यूनरेशन का, बट अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो आप ले सकते हो। यूजेस ऑफ द बिजनेस मतलब तुम्हारे बिजनेस में चलते आ रहा है कस्टमरी प्रैक्टिस है तो आप रेम्यूनरेशन ले सकते हो। नॉर्मली रेम्यूनरेशन इज गिवन टू द एक्टिव मैनेजरियल पार्टनर, नॉर्मल रेम्यूनरेशन किसको देते हैं, एक्टिव पार्टनर को देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करना, बराबर, इंस्पेक्ट करना, उसके बाद में अदरवाइज शू, अगर कोई आपको नहीं दे रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। राइट शुड बी यूजिंग गुड फेथ, ये राइट अपने गुड फेथ में यूज करना चाहिए, ठीक है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, हर एक पार्टनर का अधिकार है, नो नीड कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो की तरह ही हो, याद आ रहा है तुमको, चारों बातें मैंने बताई थी वो वाली। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना आपका अधिकार है क्या, आंसर इज नो, बट मिल सकता है अगर कस्टमरी प्रैक्टिस होगी तो। इसके बाद में अगर प्रॉफिट में ही मिलेगा लॉसेस में नहीं मिलेगा, टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा। ये सारे पॉइंट बच्चों यहाँ पे मैंने कवर किए, मैं इतनी बार क्यों पढ़ा रहा हूँ ना, इसी के बेस पे पूरा पार्टनरशिप एक्ट है। नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांसेस, याद आ रहा होगा, तो यस ये आपका अधिकार है, 6% पर एनम से मिलेगा और टिल द डेट ऑफ प्रीपेमेंट मिलेगा, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन मिलेगा, राइट। इंडेमनीफाई, राइट टू इंडेमनीफाई, अगर आपने फर्म के लिए कोई खर्चा किया है सेक्शन 10 तो आपके पास अधिकार है, आप उस पैसे को कवर कर सकते हो, बोलो यस और नो, यस और नो, नहीं सेक्शन 10 नहीं सेक्शन 13, ठीक है। का लास्ट पॉइंट राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, एक पार्टनर चाहे तो बाकी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। चेंजेस इन द पार्टनर आफ्टर कंसल्टिंग कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ही हो सकता है, यस। इवन अ सिंगल पार्टनर कैन शू, बराबर, अपोज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने कर्मों के लिए लायबल नहीं रहेगा। उसके बाद में राइट टू रिटायर और राइट नॉट टू एक्सपेल, हर एक पार्टनर का अधिकार है वो रिटायर हो सकता है बच्चों, एक्सपेल नहीं कर सकते हो। अगर एक्सपेल करना है तो तीन बातें याद है आप लोगों को, एग्रीमेंट में होना चाहिए, मेजोरिटी पार्टनर गुड फेथ में होना चाहिए, राइट, तो आगे राइट टू एक्सपेल वाला है। उसके बाद में राइट आउटस्टैंडिंग पार्टनर टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, यस और नो बच्चों। अब इसमें सर क्या होता है, सुना आउटगोइंग पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के चले गया बच्चों, मानो उसका डेथ हो गया,
उसका डेथ हो गया किसी पार्टनर का, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो बोलेंगे हमारे पार्टनर का शेयर दे दो हमको, हमको निकलना है, क्योंकि वो पार्टनर तो नहीं बनेगा डायरेक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब तुमने बोला देखो तुम्हारे पार्टनर का है ना 1,20,000 रुपए नहीं तो 12 लाख रुपए देने का बनता है, ऐसा मानो। बोले तुम्हारा पार्टनर जो 12 लाख रुपए देने का बनता है, अब तुमने इसको पैसा दिया ही नहीं, तुमने इसको पैसा दिया नहीं और तुम बिजनेस कर रहे हो, और तुम्हारे बिजनेस में तुमको बच्चों क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सर कितना प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का। 4 पार्टनर थे तुम, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा, एक तो बोलेगा तुमने मुझे पैसा दिया नहीं, एक तो मुझे 6% पर एनम के हिसाब से पैसा दो, जितने भी दिन तुमने लेट किया है, एक तो 6% पर एनम के हिसाब से हिस्सा दो, या फिर वो ये भी बोल सकता है और भाई साहब मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरे जो पति है जो अभी नहीं रहे बराबर, इन्होंने तुम्हारे साथ में बिजनेस शुरू किया था, इनका 25% स्टेक था, 12.5 लाख रुपए इनका पड़ा, 12 लाख रुपए आपको देना था, राइट। तुमने वो पैसा मुझे नहीं दिया, अब जो भी तुम्हारी फर्म का प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट का मुझे हिस्सा दो, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट 1 करोड़ का है ना, मुझे 12.5 लाख नहीं चाहिए, मुझे 25 लाख चाहिए, क्योंकि मेरे पति का हिस्सा कितना था, 1/4 था। आई डोंट वांट दैट। मैं तो ये भी हो सकता है, अगर सामने वाले ने आपको पैसा वापस नहीं किया है तो आप उसको बोलो एक तो भाई मेरे को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दो, या फिर मुझे प्रॉफिट। ये आगे बहुत डिटेल में, मतलब सारा हो ही चुका है डिटेल में, आगे भी रहेगा। एंड राइट टू डिसॉल्व द फर्म, बच्चों आपके पास अधिकार है, आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप एट विल होगा तो नोटिस से भी डिसॉल्व हो जाएगा। और बच्चों ये मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दे दिया यहाँ पे, राइट। आपने सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 11, राइट, सेक्शन 9 फिर ये सेक्शन 10 भी पढ़ लिया, राइट, सेक्शन 12 भी पढ़ लिया और सेक्शन 13 भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। इन सारी चीजों को क्या करना है बच्चों, आपने नोट डाउन करना है। अगर ये चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे से हुई है तो ही तुम आगे वाले लेक्चर पे बढ़ना, ठीक है। डायरेक्टली जंप ऑन मत करो, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉज ले लो और इसके बाद में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और उसके बाद में ही आगे मूव ऑन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।